दरबार का वह दिन किसी भी दूसरे दिन से अलग था। दूर दूर तक सुनी सुनाई तारीखों और आदेशों की गूंज नहीं, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था जो हमेशा की हलचल में भी महसूस किया जा सकता था। आप सोचिए कि जब सम्राट अकबर का दरबार सन्नाटे में डूब जाए तो दुनिया कितनी उलझन में होगी। वही हल्की सी बेचैनी, वही कंधों पर पड़ा सौदे का बोझ, और आंखों में उठते ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी कवायद से नहीं बल्कि किसी चतुराई से तय होता है। उस दिन की सुबह से ही एक अनजान तनाव हवा में था। दरबार के बड़े बेदिए जैसी बातों, नए कराधान की अफवाहों और महल के दरवाजों पर खड़ी नई सिपाहियों की चुप्पी ने हर किसी के मन में एक सवाल उगा दिया था, क्या होना जा रहा है। अकबर की आंखों में आज कुछ ज्वलंत ताजगी थी, पर वह भी चिंतित थे। दरबार में सफेद लाल के सजे हुए पंखों के बीच लोग खड़े थे, मंत्री, राजपुरोहित, अफसर, व्यापारी और दूरदेश से आने वाले दूत। हर किसी के हाथ में अनगिनत दावे और दलीलें थीं। पर उस दिन सबसे अलग वजह थी। एक नवागंतुक, जिसकी चाल में कुछ अजीब था और जिसके पास एक ऐसा प्रश्न था जिसकी नब्ज पर पूरा दरबार टिक गया। वह नवागंतुक कोई साधारण आदमी नहीं था, वह एक वृद्ध विद्वान था, जिसकी आंखों में गहरा दर्द और जुबान पर ठहराव था। उसने आकर घोषणा की, मेरे पास एक ऐसी दिल्लीहीन चुनौती है जिसे अगर किसी ने तय किया तो उसके दिल की परख हो जाएगी। अगर कोई गलत जवाब देगा तो सजा उसे मिलनी चाहिए, और अगर सही जवाब दे दिया गया तो पुरस्कार भी बड़ा होना चाहिए। अकबर ने जैसे ही पूछा कि वह चुनौती क्या है, वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, यह चुनौती है सच और झूठ की परख की। मैं एक ऐसी चीज लेकर आया हूं जो सत्य दिखने पर झूठ निकलेगी और झूठ दिखने पर सत्य। उस चीज का नाम बताइए। दरबार में हल्की सी हंसी उठी। कुछ लोग इसे बच्चों की पहेली समझकर चुटकी लेने लगे, पर वहीं पर बीरबल खड़े थे, आंखों में वही धीमी मुस्कान, चेहरे पर वही शांत गंभीरता। बीरबल को देखते ही आप यह महसूस कर लेते कि जहां लोग शोर में खो जाते हैं, वह समझता है कि चुप्पी में भी कितनी बातें बयां हैं। उन्होंने उस वृद्ध की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, साहेब, आप कहिए तो मैं बताता हूं। पर वही वृद्ध बोला, सरकार, यह कोई तसल्ली वाला जवाब नहीं चाहिए। जो भी इसका उत्तर दे, उसे यह साबित भी करना होगा कि उसने सही उत्तर दिया। और अगर उसने झूठ कहा तो वह दरबार का बीचों बीच झूठा साबित होगा। अकबर की आंखों में उत्सुकता और मुट्ठी में किसी निर्णय की चमक दोनों दिखे। तब जितना शीघ्र हो सके बताओ, उन्होंने कहा। कई लोग सोचने लगे, कुछ ने मुंह से जवाब दे दिया, पर सबके जवाब कुछ न कुछ कमी रखते थे। कुछ ने कहा दर्पण, क्योंकि दर्पण सच को दिखाता है, पर कभी कभी ऐसा चेहरा दिखाता है जो दिखने वाले का है ही नहीं। कुछ ने कहा मिथ्या मुहर, पर वृद्ध ने हर बार ठेंगा दिखाया और कहा, यह नहीं। दरबार की निगाहें अब बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल ने धीरे से कदम बढ़ाया, महल के करघे से बनी अपनी चपल चाल में, और उसकी आंखों में उस तरह की चमक थी जिसने सुनने वालों के सीने में उम्मीद जगा दी। वह वृद्ध की ओर झुके और कहा, आपकी बात गंभीर है, और यह बहस केवल दिमाग की नहीं, बल्कि दिल और नीतिगत ज्ञान की भी परीक्षा है। पर क्या आप पहले यह बताएंगे कि आप किस तरह की चीज की बात कर रहे हैं, भौतिक, आध्यात्मिक, या फिर कोई ऐसा प्रतीक जो सोच की परतों में छुपा हो? वृद्ध ने धीमे से सिर हिलाया, यह भौतिक भी है, पर प्रतीक भी। यह रोजमर्रा में है और फिर भी अदृश्य है। बीच बीच में दरबार के लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ ने कहा कि यह शरारत है, कुछ ने सोचा कि इसमें कोई छिपा राज हो सकता है। इसी बीच अकबर ने एक संकेत देकर चुप रहने का आदेश दिया। वह जानना चाहते थे कि बीरबल इस पहेली को किस तरह संभालते हैं। बीरबल ने एक लंबी सांस ली और फिर बिना किसी अधीरता के बड़े आराम से कहा, यह चीज है इंसान का वचन, जब वह दिल से बोले तो सच्चा होता है, पर जब वह स्वार्थ से बोले तो झूठा।
थोड़ी देर के लिए दरबार में एक अजीब सी खामोशी रही, फिर कुछ लोग तालियां बजाने लगे। पर वृद्ध की आंखों में अब भी एक तीव्र प्रश्न की चमक थी। वह चुनौती सरल नहीं थी, वह तो किसी को परखने आई थी। वृद्ध ने कहा, आपने कहा इंसान का वचन, पर यह तो हर कोई दे सकता है, और कोई भी इसे झूठ और सच्चाई के बीच बांट सकता है। मेरा मतलब कुछ और है। बीरबल ने उत्तर दिया, तो बताइए उस शब्द का रसायन, उस वस्तु का विवरण, ताकि दरबार और हम सब मिलकर इसका सही अर्थ समझें। वृद्ध ने एक छोटा सा बक्सा खोला और उसमें से एक पुराना महीन शीशे का टुकड़ा निकाला। ऐसा शीशा जो देखा जाए तो सजीव चेहरे को ठीक उसी तरह दिखाता जैसे वह है, पर जब हंसने की बात आई तो चेहरे पर एक उभरता हुआ छद्मपन दिखता। यह वही शीशा है, वृद्ध बोला, जो सच को दिखाकर झूठ कहता है और झूठ को दिखाकर सच। बताइए इसका नाम। दरबार में एक हल्की सी सरसराहट सी उठी। बीरबल ने शीशे को देखा, फिर वृद्ध के चेहरे पर एक पल के लिए सहानुभूति झांकी। उन्होंने धीमे से कहा, यह शीशा दरअसल हर उस नजर का प्रतिबिंब है जो केवल दिखने पर भरोसा करती है। इसका नाम रंगरूप है, पर मैं जानता हूं कि आप और गहरी परख चाहते हैं। वृद्ध ने जिज्ञासा से पूछा, अगर आप इतना आगे बढ़े हैं तो बताइए, क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? यहाँ पर बीरबल ने वह चाल चली जिसने दरबार को कुछ ही पलों में झंझोड़ दिया। उन्होंने कहा, सरकार, मैं जो कहता हूँ वह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि प्रमाण है। मैं आज इस शीशे के सामने 3 व्यक्ति बुलाऊंगा। पहला वह जो सच बोलने पर ही आनंद पाता है, दूसरा वह जो झूठ बोलकर ही लाभ पाता है, और तीसरा वह जो कभी सच्चा नहीं होते। इन तीनों के सामने मैं वही शीशा रखूंगा, और जो जवाब सही निकलेगा वही वास्तविक परख होगी। अकबर ने इशारा किया और 3 लोग बुलाए गए। एक साधु जो जीवन भर सत्य का प्रचार करता था, एक व्यापारी जिसने अपने फायदे के लिए कई बार सौदे छले थे, और एक नौकर जिसे राजा की छवि दिखाकर अपनी जिंदगी बदलनी थी। तीनों ने शीशे के सामने अपना अपना चेहरा देखा। साधु का चेहरा शीशे में वैसे नहीं दिखा जैसा वह था, उसमें कुछ अछूतपन, कुछ कठोरता झलक रही थी। व्यापारी का चेहरा चमकीला और धोखेबाज निकला, और नौकर का चेहरा, जो डर और तंगी से जूझ रहा था, उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी और का बनना चाहता हो। बीच बच में बीरबल ने दरबार से कहा, अब हम इन तीनों से सीधे सवाल पूछेंगे। आप सबसे पहले साधु से पूछिए कि वह क्या कहेगा अगर उससे पूछा जाए कि कभी उसने झूठ कहा है। साधु ने ठंडी व्याकुलता से कहा, मैंने सत्य की राह अपनाई है, मैंने कभी जानबूझकर झूठ नहीं कहा। बीरबल ने शीशे की ओर इशारा करते हुए पूछा, तो शीशा क्या दिखाता है? शीशा ने साधु का चेहरा वैसा ही दिखाया जैसा वह अभी बोला, पर उसमें एक झुर्री सी थी, एक ऐसा तनाव जो बताता था कि अंदर कहीं कुछ छिपा हुआ है। बीरबल ने फिर प्रश्न बढ़ाया, फिर बताइए साधु जी, यदि आपकी आत्मा में कोई आत्मिक संकट हो तो क्या आप उसे? अकबर ने ऊंची सांस ली और कहा, पर क्या कभी ऐसा होगा कि हमारा निर्णय गलत साबित हो जाए? बीरबल ने कहा, है तो, पर गलती से भी बेहतर यह है कि हम किसी दोषपूर्ण सत्य का अनादर न करें, बल्कि उसकी जांच करें, उसे परखें, और जहां दोष हो वहां सुधार लाए। यह सुनकर अकबर के चेहरे पर संतोष की लकीरें उभरीं। उन्होंने बीरबल को देखा और कहा, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि मृदुभाषी और नीतिमय भी। बीरबल ने निहायत विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, सच की परख में सबसे बड़ा अस्त्र यही है कि हम अपने शब्दों के पीछे के उद्देश्य को पहचानें। जब उद्देश्य भला हो तो वचन सच्चे होते हैं। जो वाक्य उस दिन बीरबल ने कहा, वह सिर्फ एक जवाब नहीं था, वह एक अमल करने योग्य नीति बन गया। यह कहानी सालों तक लोगों के दिलों में गूंजती रही। लोग अब अपने छोटे छोटे निर्णयों में भी इस परख को लगाते, क्या यह वचन समाज के लिए अच्छा करेगा या केवल मेरे लाभ के लिए? इसी प्रश्न से कई छोटे छोटे सुधार हुए, घरों में, समाज में और बाजारों में।
बीरबल का वह जवाब न सिर्फ दरबार को गूंजाया, बल्कि पूरे राज्य की सोच में एक हलचल ला गया, ऐसा हलचल जो सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से भी महसूस होती थी। समाप्त करते हुए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हर कहानी का सार केवल घटनाओं में नहीं होता, वह हमारे अंदर के विचारों और उन फैसलों में होता है जो हम रोजमर्रा लेते हैं। बीरबल ने उस दिन जो कहा वह हमें याद दिलाता है कि सत्य और झूठ की परख केवल शब्दों की नहीं, बल्कि उनके इरादों और उनसे होने वाले परिणामों की भी जांच है। जब भी आप किसी ऐसे क्षण से गुजरे जहां सच और झूठ के बीच का फर्क धुंधला लगे, तो याद रखिएगा, वही वचन जो समाज में जीवन का मार्ग खोलता है वह सच्चा है। दरबार की सुबह कुछ अनोखी थी। हवा में वह हल्की सी गंभीरता थी जो किसी बड़े फैसले या आने वाली खबर के आगमन से पहले घर करती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब अकबर का महल चुप्पी और गंभीरता के मिलेजुले स्वर से गूंजता है, तो हर दरवाजा, हर शिखर, हर दीवार कुछ कहने को बेचैन रहती है। उस दिन भी कुछ वैसा ही था। दरबार में लोग साधारण से अधिक संजीदा दिख रहे थे। दरबारियों के चेहरे पर सोच थी और सेवकों की चाल में वह धीमी सावधानी जिसे अनुभव ही सिखा पाता है। अकबर स्वयं उस सुबह कुछ विचारों में डूबे हुए थे। उनके मन में राज्य के नीतियों, न्याय और जनता की भलाई के सवाल उठा रहे थे। उन्होंने महसूस किया था कि सिर्फ कानून और कठोरता से राज्य नहीं चलता, कहीं न कहीं बात इंसानियत, समझ और दूरदर्शिता की भी थी। इसी समय बीरबल ने अपनी ठहराव भरी चाल से दरबार में प्रवेश किया। बीरबल की उपस्थिति हमेशा किसी तरह की गूंज ले आती थी। कुछ लोग हंसते, कुछ मुस्कुराते, कुछ सोच में पड़ जाते। बीरबल को देखकर ऐसा लगता था मानो कोई हल्की हवा किसी भारी पेड़ की पत्तियों से गुजरती हो। हल्का सहारा और ठंडी समझ दोनों साथ चली आती थीं। अकबर की आंखें बीरबल पर टिकीं। उनका मन आज किसी ऐसे सत्य की तलाश में था जो उन्हें उन पेचीदा सवालों का उत्तर दे सके। बीरबल ने भी आंखों से संकेत किया और आसपास बैठे मंत्रियों की ओर देखकर कहा कि आज वे एक बात कहेंगे जिसे सुनकर शायद महल के भीतर और बाहर के लोगों के विचार बदल जाएं। दरबार में इतनी चुप्पी छा गई कि किसी के भी जूते की खड़खड़ाहट भी मानो जोर से सुनाई दे रही थी। बीरबल ने बड़ी शांति से कहा, सरकार, कुछ दिन पहले मुझे बरसाने के पास एक गांव की यात्रा का अवसर मिला। वहां मैंने ऐसी चीज देखी जो आज आपके समक्ष रखनी चाहिए, क्योंकि वह आपके राज्य की नब्ज़ों छूती है। अकबर ने इशारा किया। बताओ बीरबल, क्या देखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बताऊंगा, पर पहले एक छोटी सी बात कहनी होगी। सच वही नहीं जो आंखों से दिखता है, सच वह भी है जिसे दृष्टि से परे महसूस किया जा सके। गांव का वर्णन करते हुए बीरबल ने बताया कि गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहती थी। नाम था उनकी माशो और हरिवंश। उस दंपति को सालों से एक ही चिंता सताती रही। उनका बेटा, जो शहर में काम करता था, कुछ महीनों से घर नहीं आया था और उसका ख्याल था कि कहीं उसे कैद न कर लिया गया हो या बुरी संगत में न पड़ गया हो। पर असल बात यह थी कि उनके पास चोरों का नाम नहीं था। गांव के लोगों की नजरों में बेटे का गया हुआ होना ही एक भूल सा था जिसे बिना सबूत के स्वीकार कर लिया गया। कुछ दिनों बाद गांव के एक अमीर जमींदार के घर की घी की भांति गायब हो गई। खाना और चावल की कुछ थैलियां, और गांव वालों ने अदालती तलब के बिना ही किसी को दोषी मानना शुरू कर दिया। उस सामूहिक संदेह की नोक पर जो सबसे कमजोर था वही मुख्य संदेहित बना। हाँ, आपने सही समझा, गांव का गरीब लकड़हारा, जो कभी भी किसी अमीर का सामना नहीं कर पाया, अचानक आरोपों का शिकार हो गया। उसके खिलाफ सबूत नहीं थे, पर सामूहिक राय ने उसे दोषी मान लिया। बीरबल ने कहा कि इस तरह की सच्चाइयों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सच, उन्होंने कहा, कभी कभी कानूनी प्रमाण से नहीं बल्कि शक्ति के असंतुलन से ओझल हो जाता है। बीरबल ने गांव में घटित उस घटना का विस्तार से बखान किया। कैसे जमींदार ने अपनी ओर से प्रमाण जमाए,
कैसे गांव वालों ने अफवाहों को सच मान लिया और कैसे लकड़हारे ने जब अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया तो उसे और भी अधिक कठोरता से देखा गया। अंत में जब असल चोर पकड़ा गया, वही गांव का ही एक नौजवान जिसे भिखारी समझ लिया गया था, तो तब भी लोगों की लज्जा और लकड़हारे का अपमान नहीं मिट पाया। यह देखकर बीरबल की आंखों में कुछ भारी उदासी थी, पर उनकी आवाज में प्रश्न भी था, क्या यही न्याय है? अकबर ने कान खोलकर सुना। दरबार में बैठे कई प्रबुद्ध लोगों ने माना कि गांवों में ऐसे असंतुलन होते हैं, पर क्या ऐसा असंतुलन शाही दरबार तक नहीं पहुंचता? बीरबल ने कहा, सरकार, यहाँ बात सिर्फ एक गलत फैसले की नहीं, बात है उस सच की जिसे हम अपने कानों पर, आंखों पर और परंपरा पर छोड़ देते हैं। वह रुककर देखते रहे कि अकबर की किस तरह आंखों में कुछ उलझन उभरती है। शायद वह समझ रहे थे कि किसी राजा के पास सिर्फ लिखा कानून नहीं होता, उसके पास नैतिक दायित्व भी होते हैं जो नियमों से कहीं अधिक गहरे होते हैं। मैंने तय किया, बीरबल ने आगे कहा, कि इस सत्य को महल के सामने सादा ढंग से रखेंगा, ताकि आप खुद देख सकें कि सत्ता और न्याय के बीच फर्क कहाँ पैदा होता है। और फिर बीरबल ने एक प्रस्ताव रखा, एक परीक्षण जो साधारण लगने के बावजूद अकबर के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने कहा, सरकार, आप अपने दरबार के बीच एक बहुत ही साधारण प्रयोग कीजिए। आज मध्याह्न में 3 व्यक्तियों को लाकर खड़ा करें। पहला वह जो शक्ति और संपत्ति से भरा हो, दूसरा वह जो साधारण और ईमानदार हो, और तीसरा वह जो समाज के द्वारा अक्सर उपेक्षित किया जाता हो। मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, यदि तुम्हारे घर का अनाज चोरी हो जाए तो तुम क्या करोगे? और मैं देखूंगा कि उनके जवाबों से कौन सचमुच अपने कर्तव्य और मानवीयता के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। अकबर ने सोचा कि यह प्रयोग सिर्फ शब्दों का खेल है, पर बीरबल की आंखों में जो ठहराव और गंभीरता थी, वह संकेत दे रही थी कि यह केवल दिखावा नहीं। इसलिए अकबर ने आज्ञा दी। मध्याह्न की बेला में 3 व्यक्ति दरबार के चरणों पर लाए गए। पहले आदमी का वस्त्र महंगा और चाल भड़कीला था, एक महान व्यापारी जिसकी चर्चा कई प्रदेशों में थी। दूसरे के वस्त्र सादा पर साफ सुथरे थे, एक शिक्षक जो गांवों में पढ़ाता और किराए की बूढ़ी छतों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना जाता था। तीसरा व्यक्ति एक मजदूर था, कपड़े फटे हुए, आंखों में थकान, पर गरिमामय तरीके से खड़ा था। वह ग्रामीण से आया हुआ, वही लकड़हारा की तरह लगता था जिसकी बीरबल ने कथा बताई थी। बीच दरबार की तमाम निगाहें उन पर थीं। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछ लिया, अगर तुम्हारे घर का अनाज चोरी हो जाए तुम क्या करोगे? व्यापारी ने बिना झिझक के कहा, मैं तुरंत चौकी पर शिकायत करूंगा, दस्तावेज और करार दिखाकर अपने सेवकों पर शक करूंगा। जरूरत पड़ी तो दंड की मांग करूंगा और पुलिस की सहायता लूंगा। उसकी आवाज में आधुनिकता और अधिकार की महक थी। बीरबल ने फिर उसी तरह शिक्षक से पूछा। शिक्षक ने धीरे से कहा, पहले मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, उनके दुख का सांत्वना दूंगा, और फिर सामूहिक रूप से गांव में चर्चा करके समाधान ढूंढूंगा। उसकी बात में सामुदायिकता की भावना थी। मजदूर ने आखिर में कहा, मैं अपने कंधे बांधकर घर से फिर निकल जाऊंगा। मेरी माँ का पेट वही रोज भरता है और काम करना मेरा ही जीवन है। अगर कोई चोरी करेगा तो मैं सबके सामने उसी दिन अपना हिसाब मांगूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो गांव वालों से मदद मांगकर न्याय कराऊंगा। इन जवाबों के बाद बीरबल ने दरबार की ओर देखा और कहा, देखा आपने, सभी ने वही बात कही जो उनकी दुनिया और स्थिति से मेल खाती है। पर बीरबल ने कहा कि वह केवल शब्दों से संतुष्ट नहीं था। उसने दोनों हाथ उठाकर प्रस्ताव रखा कि हर एक को एक मासिक राशन दिया जाए, वही राशन जो एक आम परिवार को चाहिए, और 1 महीना तक उनके घरों की बुनियादी जरूरतों का खर्च अकबर के खजाने से दिया जाए। देखिएगा सरकार, बीरबल ने कहा, इसके बाद हम वही सवाल बार बार पूछेंगे और देखेंगे कि जवाबों में क्या फर्क आता है।
अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि सच वही है जो व्यक्ति की शर्तों के अंदर दिखता है, और अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो वचन, व्यवहार और सोच भी बदल सकती है। हमें यह समझना होगा कि हमारी नीतियां लोगों की स्थितियों को बदलने का उपाय हैं, न कि केवल उन पर नियम थोपने का। अकबर ने यह मान लिया और हर व्यक्ति को 1 महीने का राशन देने का आदेश दे दिया। 1 महीना बीता। व्यापारी ने राशन की जरूरत उतनी नहीं महसूस की, पर उसने देखा कि उसका घर सुरक्षित रखने की चिंता थोड़ी कम हुई। उसने अपने सेवकों के साथ संवाद बढ़ाया और चोरी की वजहों पर ध्यान दिया। शिक्षक ने सामुदायिक बैठकों का आयोजन किया और गांव के लोगों को मिलाकर वे चोरी के कारणों और परिवारों के आर्थिक संकटों पर चर्चा करने लगे। मजदूर ने अपने घर के राशन मिलने पर वह भावना पाई कि उसे थोड़ा समय मिला, समय जो उसने अपने कौशल बढ़ाने और पड़ोसियों के साथ सहयोग करने पर लगाया। इस तरह महीना बीता और बीरबल ने पुनः वही सवाल दरबार में पूछा, अब बताइए, अगर आपके घर का अनाज चोरी हो जाए तो आप क्या करेंगे? व्यापारी ने इस बार उत्तर दिया, मैं पहले गांव के उन लोगों से बात करूंगा जिनके साथ मेरा व्यापार है। अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही मिली तो हम उसकी जांच करेंगे और सुधारात्मक कदम उठाएंगे। शिक्षक ने कहा, मैं बच्चों और उनके अभिभावकों को एक छोटी सी संस्था में जोड़कर वहां काम करूंगा ताकि चोरी जैसी प्रवृत्तियों की जड़ में पड़े अफसरे खत्म हो। मजदूर ने कहा, मैं अब अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक छोटा सा अनाज भंडारण बनाऊंगा और एक दूसरे की निगरानी और मदद करूंगा ताकि किसी के भी घर में अचानक भूख न मरे। बीच का फर्क साफ दिखा। पहले शक्तिशाली ने अधिकार के नाम पर दंड चुना, पर अब उसने संवाद और सुरक्षा का रास्ता अपनाया। वह जान गया था कि तात्कालिक दंड से समस्या नहीं सुलझेगी। शिक्षक ने सामूहिक समाधान पर जोर बढ़ाया और मजदूर ने सामुदायिक सहयोग की योजनाएं बनाईं। बीरबल ने चेहरों की बदलती अभिव्यक्ति देखी और उसने कहा, यह है असली सच्चाई, न कि केवल कानूनी सत्य, पर वह सत्य जो परिस्थितियों से उपजा है और परिस्थितियों पर असर डाल सकता है। अकबर की आंखों में अब वही आत्मप्रकाश आया जो कोई महान सोचते समय दिखती है। वह समझ गए कि बीरबल जो दिखाना चाहता था वह यह कि न्याय और नीति केवल कड़ाई नहीं बल्कि विवेक और सहानुभूति का मिलन भी है। पर बीरबल की बात यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने एक और परत खोलने की ठानी। उसने दरबार में कुछ कागजों की मांग की और गांव के वे लोग जो बीच का सच देख चुके थे उनकी लिखी हुई बातें सामने रख दीं। उन पन्नों में लकड़हारे की कहानी, जमींदार की गवाही और असली चोर के पकड़े जाने की दास्तां थी, पर हर पन्ने पर एक ही ताल मिला, हमें न्याय चाहिए, पर न्याय में समझ भी चाहिए। उन शब्दों ने अकबर के मन में एक आग सी जलाई। क्या राज्य का फर्ज सिर्फ सजा देना है, या वह स्थिति भी बदल सकता है जिससे अपराध जन्म लेते हैं? बीच में बीरबल ने धीरे धीरे कहा, सरकार, सच्चाई यह भी है कि जब तक हम गरीबी, अशिक्षा और असंतुलन नहीं मिटाएंगे तब तक अपराध और अन्याय के बीज पनपते रहेंगे। न्याय का मतलब सिर्फ दोषी को दंड देना नहीं, इसका मतलब है कारणों को जड़ से मिटाना। यह बात सुनते ही दरबार में कई लोग सहम गए। कुछ ने कहा कि यह महल का काम नहीं, राज्य का काम केवल कानून लागू करना है। पर बीरबल ने उसी सादगी से जवाब दिया, कानून लगाकर अपराधों पर अंकुश लगाना जरूरी है, पर साथ ही वह नीति चाहिए जो लोगों को अपराध करने पर मजबूर ही न करे। अकबर की आंखों में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव गहराया। उन्होंने उस दिन अपने मंत्रियों के सामने कुछ सख्त आदेश दिए। न केवल अपराधों की जांच और दंड व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, बल्कि गांवों में शिक्षा, कौशल विकास और सहकारी भंडारण प्रणालियां बनाए जाने का भी अभियान शुरू होगा। अकबर ने कहा कि राजा का काम सिर्फ तलवार चलाना नहीं, उसे जनता की रोजमर्रा की जरूरतों के प्रति भी संवेदनशील होना पड़ेगा। बीरबल का वह सत्य जो शुरू में केवल एक छोटे से परीक्षण में दिखा था, अब शासन नीति का हिस्सा बन गया।
यह सोच कि न्याय का असली आधार केवल दंड नहीं बल्कि समझ और सुधार है। समय के साथ उन नीतियों का असर दिखने लगा। गांवों में छोटे छोटे विद्यालय खुले, सहकारी समितियों ने किसानों और मेहनतकशों को ऋण और भंडारण की सुविधा दी, और स्थानीय न्यायपालिकाओं में ऐसी प्रथाएं आईं जो सिर्फ दंड की जगह समझौता व सुधार पर भी बल देती। लकड़हारे की तरह कई लोगों की जिंदगी बदल गई। उनको सिर्फ दोष मुक्त नहीं किया गया बल्कि नए अवसर दिए गए। जो लोग पहले आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे थे, अब सामाजिक समर्थन और काम के कारण सही राह पर लौट आए। अकबर ने इस बदलाव को देखकर कई बार बीरबल की ओर देखा और उनकी आंखों में जो सवाल छिपा था वह अब बदलकर प्रशंसा में बदल गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल ने चाहा कि अकबर खुद वह सच्चाई अनुभव करें जो उन्होंने दरबार में सबके सामने रखी थी। इसलिए उन्होंने एक रात अकबर को अपने साथ गांव ले चलने का आग्रह किया। अकबर पहले हिचक रहे थे। राजा का गांव जाना, आम लोगों के बीच रहना, यह सब उनके लिए नया और असुविधाजनक था। पर बीरबल ने कहा, सरकार, मैं चाहता हूं कि आप वहां जाकर देखिए कि न्याय के शब्दों के पीछे जो इंसान है, उसे समझने पर आपकी नीतियां और भी परिपक्व होंगी। अंततः अकबर राजकीय वेशभूषा छोड़कर साधारण वेश में गांव पहुंचे, कुछ ऐसा जो उनके शासनकाल में दुर्लभ था पर आज जरूरी भी था। गांव की मिट्टी की खुशबू ने अकबर को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने वहीं देखा कि कैसे बच्चे स्कूल की किताबों के साथ खेल रहे थे, कैसे महिलाएं मिलकर कपड़ा धोती और कैसे कुछ लोग एक साथ मिलकर अनाज को बांट रहे थे। एक चौपाल पर बैठे लोगों ने सीधे अकबर से प्रश्न पूछे, क्यों खबरें महल से आकर उनके तक नहीं पहुंची? क्यों कानून कागजों तक सीमित रह जाता है जब तक कि कोई बड़ी गलती न हो? अकबर ने सीधे साधे अंदाज में उनसे पूछा, तुम्हें किस बात की सख्त जरूरत है? और लोगों ने सच बताए, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं और एक ऐसा न्याय तंत्र जो उन तक जल्दी पहुंचे। अकबर ने उन बातों को सुना और समझा कि बीरबल ने जो दरबार में कहा था वह सिर्फ शब्द नहीं था, उसे जमीन पर उतरना था। उसने वादा किया कि महल के दिन रात के कामों में अब वह इन मुद्दों को प्राथमिकता देगा। वापसी पर अकबर की आंखें अब अलग चमक लिए हुई थीं। दरबार में लोगों ने इसका असर देखा। न नई घोषणाएं या दिखावटी नारे, पर काम होते गए। कुछ महीनों के अंदर ही राज्य के निचले हिस्सों में आवाजाही बढ़ी, ग्राम सभा सक्रिय हुई, झुग्गी झोपड़ी के निकट छोटे उद्योग लगने लगे, और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के चेहरे पर वह तनाव कम हुआ जो उन्हें चोरन्यायारोप के भंवर में पकड़ लेता था। बीरबल की सरल परख की सच्चाई को समझना और परिस्थितियों को बदलना ही असली न्याय है, अब नीति बन चुकी थी। अकबर ने क्या सीखा? उसने सीखा कि राजा का सबसे बड़ा हथियार उसकी संवेदना और उसकी चाहत है कि वह अपने प्रजाजन के जीवन के स्तर में वास्तविक बदलाव लाए। समय के साथ कई लोग बीरबल को उस सच का श्रेय देते रहे, पर बीरबल स्वयं कभी किसी पुरस्कार या शान के पीछे नहीं रहे। उनके लिए सच्चाई का मतलब यही था कि जिसने देखा, समझा और बदला। उन्होंने अकबर को सिर्फ एक बात नहीं सिखाई थी, उन्होंने उसे यह दी कि सोचना भी एक नीति है। जब आप सोचते हैं तो आप निर्णय बदलते हैं, और निर्णय बदलने पर समाज बदलता है। अकबर ने भी यह समझ लिया कि सिंहासन पर बैठना केवल आदेश देने का नाम नहीं, वह सुनने, समायोजित करने और सुधार लाने का भी काम है। बीरबल की वह सच्चाई, जो बाहरी रूप से सरल दिखती थी पर अंदर से जटिल, ने अकबर को एक सच्चे शासक की तरह सोचने पर मजबूर कर दिया। और यह सोच वर्षों तक उसके राज्य में बहती रही, लोगों के जीवन को ऊपर उठाती रही और न्याय की पहचान को नया अर्थ देती रही। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता सिर्फ सवाल पूछने और जवाब देने तक सीमित नहीं, वह उस हिम्मत का भी नाम है जो सत्ता को चुनौती दे और मानवता के लिए नीति बनवाए। और अकबर, वह राजकुमार जिसने दुनिया जीती थी,
कभी नहीं भूले उस दिन की खामोशी जब बीरबल की सच्चाई ने उसे अपने सिंहासन पर बैठा हुआ सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार की सुबह हमेशा की तरह हल्की सी हलचल के साथ आई। सिपाहियों की टोह, सेवकों की फटाफट चाल और महल के आंगन में चहकती हुई बातें। पर उस दिन कुछ अलग था। किस्से खानियां उस तरह हवा में तैर रही थीं जैसे किसी त्योहार की खुशबू। हर कोई बीरबल के किसी नए मजेदार किस्से की भनक दे रहा था। अकबर की आंखों में भी उत्सुकता की लकीर थी। वह जानना चाहते थे कि आज बीरबल उनके लिए क्या नया चमत्कार लेकर आएगा। बीरबल का नाम आते ही दरबार में एक हल्की सी मुस्कान फैल जाती। लोग जानते थे कि जहां बीरबल होता है वहां बुद्धि भी होती है और हंसी भी, और अक्सर दोनों साथ साथ मिलकर किसी बड़ी सीख को मजेदार रूप में पेश कर देते। उस दिन बीरबल का चेहरा कुछ खिलखिला रहा था। उसने दरबार में प्रवेश करते ही हल्की सी नाचसी चाल से अकबर की ओर देखा और बोला, सरकार, आज मैंने बाजार में ऐसा देखा जिसे सुनकर मैं सोचता हूँ कि राजकाज में थोड़ी मानवता की मसालादारी भी जरूरी है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बताओ बीरबल, आज क्या नई शरारत है? बीरबल ने झपट से कहा, शरारत नहीं पर एक किस्सा है, बहुत मजेदार और कुछ सबक भी है। अकबर ने संकेत दिया कि सुनाओ। और तब बीरबल ने अपनी आवाज में वह ठंडक और मुस्कान भर दी जो सुनने वालों को पहले ही मोहित कर देती थी। कुछ दिनों पहले की बात थी। बीरबल किसी काम से शहर के सबसे बड़े बाजार में गए। वहां मचलती भीड़, रंग-बिरंगी दुकानों की चहल पहल और खाने पीने की खुशबू, सब कुछ था। पर बीरबल का ध्यान तुरंत ही एक अनोखी दुकान पर गया। वहां एक बूढ़ा मोची बैठा था जो ढेरों चप्पलों के बीच एक चमकदार जूता बड़े गर्व से संभाले हुए था। जूता देखने में इतना सुंदर था कि मानो उसे किसी राजमहल की शोभा के लिए बना दिया गया है। पर वह जूता असल में कोई आम जूता नहीं था। उसकी एक एड़ी पर छोटा सा तख्ती जैसा टैग लगा हुआ था जिसमें लिखा था, जो इसे पहनकर चलेगा रास्ता कभी गलत नहीं पकड़ेगा। बीरबल ने एक पल सोचा, यह कितनी मासूम सी बात है, लोग किस किस बात पर भरोसा कर लेते हैं। बीच में भीड़ के बीच एक नौजवान आया। वह थोड़ी सी घबराहट में था और उसकी चाल में आज की दुनिया की जल्दी झलक रही थी। उसने जूते वाली दुकान पर ठहरे और जूते को हाथ में लिया। मोची ने बड़े ही निश्चय से कहा, यह जूता खास है, इसे पहनकर तुम हर विरोधी रास्ते से बच जाओगे। नौजवान ने हंसकर कहा, भैया, जूता ही रास्ता दिखा देगा तो सब ठीक है, पर मैं तो सोचता हूँ कि रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है। मोची बोला, नहीं, यह जूता जादुई है, इसे पहनकर तुम उस गली में भी नहीं घूमोगे जहाँ खतरा है। नौजवान ने जूते पहनकर थोड़ी उल्टी सी चाल से बाजार में चलना आरंभ किया, जैसे कि वह साबित करना चाहता हो कि जूता सचमुच काम कर रहा है। पर कुछ ही पलों में वह एक गलती से गिर पड़ा। एक बैल उसके सामने से गुजर रहा था। लोग हंसने लगे और नौजवान ने झेंप कर कहा कि शायद जूता कुछ ज्यादा ही भरोसेमंद नहीं था। बीच में एक और चरित्र आया, एक बूढ़ी औरत जो सब कुछ देखकर हंस रही थी। वह बोली, यह जूता मेरे जमाने में भी चलता था, पर याद रहे कि जूते से ज्यादा चाल का महत्व होता है। मोची का चेहरा फंस गया। वह कहता, महारानी, यह जूता अद्भुत है। और बूढ़ी औरत ने आंख मटकाते हुए कहा, अच्छा, तो इसे पहनकर आज मुझे अपनी बहू का घर ढूंढ कर लाओ। मोची का माथा ठनका, क्योंकि वह बूढ़ी औरत कहीं खोई हुई सी लग रही थी और उसकी बात में सचमुच की जरूरत का दर्द था। मोची ने हंसते हुए कहा, जी महारानी, जूता तो रास्ता बता देगा, पर सवाल यह है कि बहू का घर कौन बताएगा। उस पर बूढ़ी औरत ने ठहाका लगाया और चली गई। बीच में बीरबल ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि लोग कितनी आसानी से चमत्कारों का भरोसा कर लेते हैं। पर बाजार की हवा में एक और किस्सा था, एक छोटे से बच्चे का जो अपने मासूम चेहरे के साथ बड़े बड़े ख्वाब देखता था।
बच्चे के हाथ में एक छोटी लकड़ी की गाड़ी थी जिसके पहिए टूटे फूटे थे, पर वह उसे बड़े प्यार से खींच रहा था मानो उसकी सबसे कीमती वस्तु हो। उस बच्चे ने मोची को देखा और पूछा, भैया, वह बड़ा सुंदर जूता क्या कर सकता है? मोची ने बच्चे को देखा और हंसकर कहा, बेटा, यह जूता पहनने से आदमी भाग्यशाली हो जाता है। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, क्या यह मेरे पिता को भी काम दिला सकता है? मोची कुछ संकोच में पड़ा। वह तो सिर्फ जूते बेचने आया था, पर बच्चे की मासूम दुआ ने उसके दिल पर असर किया। उसने अचानक निर्णय लिया कि वह उस जूते का एक नकली बनाकर बच्चे के पिता को दे देगा ताकि उसे काम मिलने का जज्बा मिल सके। मोची ने कैसा मजेदार विचार किया। उसने बाजार में रखे पुराने कपड़ों और चमड़ी के टुकड़ों से एक सुंदर की नकल बनाई और बच्चे को दे दी। बीच में ही यह दृश्य एक नए मोड़ पर पहुंचा। बाजार के उस एक कोने में एक बड़ा विवाद छिड़ गया। दो दुकानदार आपस में उलझ पड़े थे कि किसका सामान बेहतर है। एक ने दूसरे को धोखा देने की कोशिश की और भीड़ ने बीच बचाव किया। मोची ने जूते की नकल निकालकर बच्चे के पिता को दी और बोला, हमेशा कोई बड़ा चमत्कार नहीं चाहिए, कभी कभी विश्वास और इरादा ही सच्ची जादूगरी हैं। उस आदमी ने जूता पहनकर गांव गया और लोगों से बात की। उसकी आवाज में अब अलग आत्मविश्वास आ गया थी। कुछ ही दिनों में उसे एक नई नौकरी मिल गई। लोगों ने देखा कि वह व्यक्ति बदला हुआ है, ज्यादा आत्मविश्वास के साथ और मुस्कान के साथ लोगों से मिल रहा है। मोची की नकल ने काम कर दिया। बेशक यह जूते की शक्ल में एक छोटा सा प्रतीक मात्र था, पर प्रतीक की ताकत को कभी कम नहीं आंका जा सकता। बीच में यह कहानी महज बाजार की बात नहीं रही, यह एक बड़े मजेदार मोड़ पर पहुंची। उसी बाजार में एक धनी साहूकार भी आता रहा। उसकी चाल और शैली में यही दिखता कि वह हर चीज को पैसों से मापता है। उसने मोची के जूते की असली कीमत देखी और बोला, ऐसे जूते मेरे लिए सही हैं। मोची ने कहा, सरकार, यह जूता सिर्फ तभी काम करता है जब पहनने वाला सच्चे इरादे से चले। साहूकार ने गंभीर होकर कहा, मैं सच्चे इरादे से चलता हूँ, मेरी इरादे में व्यापार और फायदे आते हैं। मोची ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तब आप लगाइए इसे और देखें कि आपका रास्ता किस ओर ले जाएगा। साहूकार ने जूता पहनकर अपने को ऊंचा सा महसूस किया और बाहर निकला, पर कुछ ही समय बाद वह वापस आया, थोड़ा सा अचंभित, क्योंकि रास्ता जो वह पहले चुनता था उससे अलग गया। साहूकार ने देखा कि उसकी कारोबार में अचानक छोटे मोटे बदलाव आए। लोगों से उसका व्यवहार बदल गया क्योंकि अब वह ज्यादा संवेदनशील और विचारशील दिखने लगा। उसे एहसास हुआ कि जूते के साथ या बिना इंसान की चाल और उसके चुने हुए रहन-सहन में बदलाव का असर सब पर पड़ता है। बीच में बाजार की हलचल और भी मजेदार हो गई जब एक चालाक चोर ने उस जूते की अफवाह सुनी। उसने सोचा कि यदि ऐसी चीज सच में है तो उसे चुराकर बेच देगा या खुद पहनकर दुनिया जीत लेगा। पर चोर के साथ एक हास्यप्रद मोड़ आया। उसने जूते चुराने का प्रयास किया पर जूता उसके पैरों में फिट नहीं हुआ। वह कुछ अजीब सा चलने लगा और चोर बेखबर ही सामने वाले भाग में फंस गया, जहां लोग उसे पकड़कर हंसी मजाक में सजा देने लगे। यही बात लोगों को बताती है कि जादू या विशेष वस्तु व्यक्ति के इरादों के बिना कुछ नहीं कर सकती, और यही बात बीरबल ने चतुराई से अगले दिन अकबर को सुनाने के लिए चुनी थी। बीच में बीरबल ने बताया कि मोची ने बाजार का पूरा सच देखा, लोगों की जरूरतों और उनके छोटे छोटे सपनों को। मोची ने यह भी देखा कि भले ही जूता असल में कुछ भी हो, पर उस जूते ने किस तरह लोगों में विश्वास जगाया और कुछ के अंदर बदलाव लाया। किसी ने उसे सिर्फ प्रचार समझा, किसी ने उसे चतुराई, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि लोग अपने इरादों के साथ चलाकर ही सफलता पाते हैं। मोची ने जब नकल बनाई और उसे सही तरीके से बांटा तो उसका इरादा नेक था और इसलिए बदलाव अच्छा निकला। साहूकार ने जब जूता पहना और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया
तो लाभ लोगों के भरोसे से आया। और जो चोर था उसने जूते के सहारे चोरी करने की कोशिश की, पर उसकी मंशा गलत थी, इसलिए उसे असफलता ही मिली। बीच में दरबार के लोग ठहाके लगाने लगे, क्योंकि यह किस्सा जितना मजेदार था उतना ही नैतिक भी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सरकार, समस्या यह नहीं कि लोग चमत्कारों पर भरोसा कर लें, समस्या तब होती है जब वह भरोसा सिर्फ बाहरी चीजों पर टिका हो और अंदर की मेहनत, लगन और सही इरादे को छोड़ दिया जाए। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तो मोची का असली ज्ञान क्या था? बीरबल ने जवाब में आंचल से पानी की बूंद सा एक उदाहरण दिया। उसने देखा कि ज्यादातर लोग प्रतीक में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वे किसी तरह की तंगदिली और खोई हुई आशा से गुजर रहे होते हैं। मोची ने न सिर्फ जूता बेचा, उसने उन लोगों को एक प्रतीक दिया जो उन्हें अपनी काबिलियत में विश्वास करने का कारण बना, और वही असली कला है। यह सुनकर दरबार के लोगों का चेहरा रोशनी से भर उठा, क्योंकि वे जानते थे कि कभी कभी एक छोटी सी हिम्मत भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। बीच में बीरबल ने एक और मजेदार मोड़ जोड़ा। वह बताने लगा कि मोची ने आखिर में अपना जूता दरबार में भेजा। उसने लिखा था कि यदि कोई राजा यह जूता चाहता है तो उसे भेज दीजिए, पर सच्चाई से पहले पूछिए कि क्या वह राजा अपने प्रजाजन के लिए सही इरादे रखता है। अकबर ने हंसकर कहा, और क्या बीरबल ने ऐसा किया? बीरबल ने आंख मटकाकर जवाब दिया, जी सरकार, मैंने जूता पहना, पर मैं तो हरदम सच्चे इरादों से चलता हूँ। सबने जोरदार हंसी की और अकबर की मुस्कुराहट दरबार के हर कोने तक फैल गई। कहानी का अंत भी मजेदार था, पर साथ में सोचने वाला। मोची ने बाजार में अपनी छोटी सी दुकान को कुछ उस तरह बदल दिया कि वहां अब सिर्फ जूते ही नहीं बिकते थे, वहां लोग आकर अपनी चिंताएं और आशाएं भी बांटते थे। मोची बस उस प्रतीक का उपयोग करके लोगों के दिलों में छोटा सा भरोसा जगाता, कभी गरीब की मदद करता, कभी किसी की राह आसान करता। और यही बात बीरबल ने अकबर को समझाई कि एक मजेदार किस्सा भी राजा को दिखला सकता है कि संवेदनशीलता, हंसी और बुद्धि एक साथ मिलकर समाज में बड़े बदलाव ला सकती हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरे, तुम्हारी बातों में हंसी छुपी होती है और सच्चाई भी, दोनों साथ साथ चलते हैं। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, सरकार, हंसी और सच्चाई का मेल सबसे बड़ा औजार है, कभी उसे कम मत आंकना। उस दिन से दरबार में एक नया चलन पनपा। लोग छोटी छोटी चीजों को बड़े प्रेम और समझ के साथ देखने लगे। किसी मजेदार किस्से ने अकबर को सोचने पर मजबूर किया कि शासन की नीतियां केवल कठोर नियम नहीं बना सकती, उनमें मानवता और चुटीलेपन की थोड़ी सी नमी भी होनी चाहिए, ताकि लोग भरोसा महसूस कर सकें। मोची की छोटी सी दुकान और उसका जूता, बाजार का वह बच्चा और साहूकार का बदलाव, सब मिलकर एक संदेश बन गए। इरादे नेक हों तो कोई भी चीज साधारण प्रतीत होने के बावजूद असाधारण बदलाव ला सकती है। और बीरबल की यह हंसती हुई समझदारी, जिसमें मजाक भी है और नीति भी, वही असली बुद्धि थी जो अकबर के दिल के पास बैठ गई। कहानी खत्म हुई, पर उसकी गूंज दिनों तक महल में रहती रही। लोग हंसते हुए याद करते, बीरे वाला जूता, मोची की चालाकी और उस बाजार की हल्की सी खुशबू जो किसी भी दिन किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती थी। अकबर ने कई बार बीरबल को बुलाकर कहा, तुम्हारे किस्से न सिर्फ मजेदार होते हैं बल्कि राज की समझ भी बढ़ाते हैं। और बीरबल हर बार मुस्कुराकर कहता, सरकार, जिस जमाने में हंसी सीख दे वहां निस्संदेह नीति भी सीख जाती है। यह रहा अकबर और बीरबल का एक और मजेदार किस्सा, जिसमें जूते सचमुच रास्ता नहीं, पर विश्वास और नेक इरादों का रास्ता दिखाते हैं। जो भी इस किस्से को सुनता, वह हंसता और सोचता कि जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी कितनी बड़ी सच्चाई छिपी होती है। दरबार का वह दिन किसी भी दूसरे दिन से बहुत अलग था। हवा में एक अनजानी बेचैनी थी और महल के काले पीले आंगन में बैठे लोग अपनी अपनी सीटों पर कुछ ज्यादा ही लंबी सांसें खींच रहे थे।
आपने सुना ही होगा कि जब अकबर के महल में खामोशी घटित होती है तो वह किसी गहरी हलचल की तैयारी होती है। आज भी कुछ ऐसे ही संकेत थे। जिस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनके चेहरे पर चिंता की वह रेखा थी जो अक्सर राज्य के भले बुरे निर्णयों के चलते दिखाई देती थी। सीमा के पार से खबरें आई थीं, एक गठजोड़ बन रहा था, पड़ोसी रियासतों में कुछ विद्रोही सर उठाने लगे थे और दरबार के कई बड़े अफसर के नाम एक अनजानी साजिश से जुड़े दिखे थे। इन खबरों ने महल में एक अजीब सा सन्नाटा फैला दिया था, जैसा कि किसी आंधी से पहले हुआ करती है। बीच बीच में बीरबल अपनी नर्मसी मुस्कान के साथ दरबार में आते और सबकी आंखों में झांककर एक एक करके बातें समझ लेते। वे जानते थे कि सिर्फ वेश और शब्द ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे संकेत और लोगों की अदाएं भी सच को बयां करती हैं। आज भी वे चुपके से दरबार के प्रवासियों और सिपाहियों के बीच घूमकर आ गए थे। उनकी आंखें बार बार एक नाम पर टिकती, मंसूर, जो कि अकबर के उपराष्ट्रपति के आसपास रहा करता था। मंसूर की चाल में कुछ शांत सा रहस्य था, बिना अधिक हंस के, बिना अधिक बोले, पर उसकी आंखें अक्सर दूरदेश की तरफ रहती थीं। बीरबल ने महसूस किया कि वही वो कड़ी हो सकता है जिसकी मदद से साजिश महल में प्रवेश कर चुकी थी। समुद्र की तरह खामोश हुई दरबार की उन खिड़कियों में बीरबल ने एक एक अंगुली से उन गुत्थियों को खोलना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले मंसूर की वर्दी के निशानों पर ध्यान दिया। उसके जूते घिसे हुए थे पर धूल सहज थी। उसकी अंगुली पर एक छिपा हुआ मुहर था जो कुछ दिनों पहले सीमा पर देखे गए दूत के मुहर जैसा दिखता था। बीरबल ने चुपके से अकबर को बताया, पर आहिस्ता, क्योंकि बिना पुख्ता सबूत के किसी को भी सीधा टोकना खतरनाक था। अकबर ने अपनी मशहूर शांत शैली में कहा, बीरे, जो कुछ भी है उसे संभाल कर रखना। अगर सच में खतरा है तो सूक्ष्मता से काम लेना होगा। बीच में बीरबल ने पहला कदम एक मजे की चाल से उठाया जिसे सुनकर दरबार के कई लोग हंसते रहे और कुछ की आंखों में आशंका उभर आई। उन्होंने महल के आगे एक बड़ा उत्सव आयोजित करने की सलाह दी, एक ऐसा उत्सव जिसमें जिलेदराज के कई लोग आएंगे और जहां भीड़भाड़ के बीच किसी भी चालू संदिग्ध को पकड़ना आसान रहेगा। अकबर ने सोचा कि यह सिर्फ प्रफुल्लता का बहाना है, पर बीरबल ने कहा, सरकार, भीड़ वह गिद्ध है जो किसी भी छुपी हुई चीज को सामने ला देगी। और महल ने उत्सव रचा, बाजार सज गए, रंग बिरंगी झंडियां लहराने लगीं और दूरदराज से आते लोग अपने अपने कारनामे और दुकानों के साथ महल के गेट पर इकट्ठे हो गए। उत्सव के दिन मंसूर को भी अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का मौका मिला। वह बड़े आराम से महल में आया, पर बीरबल की नजरें लगातार उस पर थी। बीरबल ने महफिल में अचानक कहा कि वे एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि किसके कर्म वचनों से मेल खाते हैं। सबने सोचा कि यह बस एक नाटक है, पर बीरबल ने अपने साथ कुछ विशेष बुलाया। वो कुछ लोगों की सूची लाए जिनके ऊपर शक था, और उनकी चाल के साजिशी संकेत भी रखे। इसके साथ ही उन्होंने महल के किले के चारों ओर कुछ विशेष गार्ड रखवाए, नए भरे हुए और उत्सव में मिले स्वयंसेवक, जिनको मालूम था कि किसी बड़ी घटना पर उनकी पकड़ कितनी मायने रखती है। पर सबको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बीरबल ने महल के सामने एक खाली थैला रख दिया और कहा कि जो भी उस थैले में पर्याप्त सत्य के साथ कोई वस्तु डाल कर जाएगा, उसे राज्य की तरफ से इनाम मिलेगा। यह सुनकर भीड़ में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ ने सोचा यह शरारत है, जबकि कुछ ने कहा कि यह दंड और पुरस्कार का खेल है। बीच का असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब मंसूर के एक खास साथी, एक विदेशी हाथ की कड़ी जिसका नाम रहमान था, ने अचानक उत्सव के बीच थैले में कुछ डाल दिया। थैले में क्या था ये किसी को पक्का नहीं पता, पर बीरबल ने कहा कि थैले का खुलना चाहिए, जैसे किसी नाटक का पर्दा खुलता है। अकबर ने एक संकेत दिया और थैले को खोला गया। अंदर से एक पुरानी नकल निकली जिसमें विदेशी भाषाओं में कुछ संकेत लिखे गए थे। वही संकेत थे जो सीमा से आए दूत के पत्रों में मिले थे।
भीड़ में हलचल मच गई और मंसूर के चेहरे पर एक तरह का सांपसा कसाव दिखा। उसने मुस्कुराकर कहा कि यह तो बस किसी पुरानी किताब का टुकड़ा है, पर बीरबल ने तुरंत उस नकल को पकड़कर दिखाया कि उसके किनारों पर वही मुहर है जो मंसूर के गहने में दिखी थी। भीड़ अब हाहाकार मचाने लगी और मंसूर के साथियों की आंखों में डर उठ खड़ा हुआ। मगर साजिशकार चालाक थे। वे जानते थे कि एक पकड़े जाने से ज्यादा खतरनाक चीज है अदालत के बाहर की कथाएं और जनता की आंखों में फैलने वाली अफवाहें। उन्होंने एक दुस्साहसिक कदम उठाया। राजा की खाने की थाली में एक ऐसा घी मिला दिया जो थोड़ी देर में पूरे महल की तबीयत बिगाड़ सकता था, ताकि विद्रोह को अंदर से अंजाम दिया जा सके। और वे चाह रहे थे कि उत्सव में भारी संख्या में लोग बेहोश हो जाएं और अराजकता फैल जाए। बीरबल ने इस योजना को किसी तरह भांप लिया। उन्होंने अगले कदम में जो किया वह पूरी बेबाकी और पराक्रमी चतुराई से भरा हुआ था। उन्होंने महल के रसोइयों से मिलकर खाना उसी तरह परोसा जैसा हर बार होता था, पर हर थाली के साथ उन्होंने एक छोटा सा नीला धागा बांध दिया, एक संकेतात्मक निशान जो सिर्फ बीरबल और उनके भरोसेमंदों को दिखाई देता था। उसकी वजह थी कि अगर कोई थाली बदलता या फिर कोई जहरीला मसाला मिल जाता तो वही नीला धागा टूटकर दिखाई देता। एक प्रकार की सूक्ष्म और समझ के साथ देखने लगे। किसी मजेदार किस्से ने अकबर को सोचने पर मजबूर किया कि शासन की नीतियां केवल कठोर नियम नहीं बना सकती, उनमें मानवता और चुटीलेपन की थोड़ी सी नमी भी होनी चाहिए ताकि लोग भरोसा महसूस कर सकें। मोची की छोटी सी दुकान और उसका जूता, बाजार का वह बच्चा और साहूकार का बदलाव सब मिलकर एक संदेश बन गए। इरादे नेक हों तो कोई भी चीज साधारण प्रतीत होने के बावजूद असाधारण बदलाव ला सकती है। और बीरबल की यह हंसती हुई समझदारी, जिसमें मजाक भी है और नीति भी, वही असली बुद्धि थी जो अकबर के दिल के पास बैठ गई। कहानी खत्म हुई पर उसकी गूंज दिनों तक महल में रहती रही। लोग हंसते हुए याद करते बीरे वाला जूता, मोची की चालाकी और उस बाजार की हल्की सी खुशबू जो किसी भी दिन किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती थी। अकबर ने कई बार बीरबल को बुलाकर कहा, तुम्हारे किस्से न सिर्फ मजेदार होते हैं बल्कि राज की समझ भी बढ़ाते हैं। और बीरबल हर बार मुस्कुराकर कहता, सरकार, जिस जमाने में हंसी सीख दे वहां निस्संदेह नीति भी सीख जाती है। यह रहा अकबर और बीरबल का एक और मजेदार किस्सा, जिसमें जूते सचमुच रास्ता नहीं पर विश्वास और नेक इरादों का रास्ता दिखाते हैं। जो भी इस किस्से को सुनता वह हंसता और सोचता कि जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी कितनी बड़ी सच्चाई छिपी होती है। दरबार का वह दिन किसी भी दूसरे दिन से बहुत अलग था। हवा में एक अनजानी बेचैनी थी और महल के काले पीले आंगन में बैठे लोग अपनी अपनी सीटों पर कुछ ज्यादा ही लंबी सांसें खींच रहे थे। आपने सुना ही होगा कि जब अकबर के महल में खामोशी घटित होती है तो वह किसी गहरी हलचल की तैयारी होती है। आज भी कुछ ऐसे ही संकेत थे। जिस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनके चेहरे पर चिंता की वह रेखा थी जो अक्सर राज्य के भले बुरे निर्णयों के चलते दिखाई देती थी। सीमा के पार से खबरें आई थीं, एक गठजोड़ बन रहा था, पड़ोसी रियासतों में कुछ विद्रोही सर उठाने लगे थे और दरबार के कई बड़े अफसर के नाम एक अनजानी साजिश से जुड़े दिखे थे। इन खबरों ने महल में एक अजीब सा सन्नाटा फैला दिया था, जैसा कि किसी आंधी से पहले हुआ करती है। बीच बीच में बीरबल अपनी नर्मसी मुस्कान के साथ दरबार में आते और सबकी आंखों में झांककर एक एक करके बातें समझ लेते। वे जानते थे कि सिर्फ वेश और शब्द ही नहीं बल्कि छोटे छोटे संकेत और लोगों की अदाएं भी सच को बयां करती हैं। आज भी वे चुपके से दरबार के प्रवासियों और सिपाहियों के बीच घूमकर आ गए थे। उनकी आंखें बार बार एक नाम पर टिकती, मंसूर, जो कि अकबर के उपराष्ट्रपति के आसपास रहा करता था। मंसूर की चाल में कुछ शांत सा रहस्य था, बिना अधिक हंस के, बिना अधिक बोले, पर उसकी आंखें अक्सर दूरदेश की तरफ रहती थीं।
बीरबल ने महसूस किया कि वही वो कड़ी हो सकता है जिसकी मदद से साजिश महल में प्रवेश कर चुकी थी। समुद्र की तरह खामोश हुई दरबार की उन खिड़कियों में बीरबल ने एक एक अंगुली से उन गुत्थियों को खोलना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले मंसूर की वर्दी के निशानों पर ध्यान दिया। उसके जूते घिसे हुए थे पर धूल सहज थी। उसकी अंगुली पर एक छिपा हुआ मुहर था जो कुछ दिनों पहले सीमा पर देखे गए दूत के मुहर जैसा दिखता था। बीरबल ने चुपके से अकबर को बताया, पर आहिस्ता, क्योंकि बिना पुख्ता सबूत के किसी को भी सीधा टोकना खतरनाक था। अकबर ने अपनी मशहूर शांत शैली में कहा, बीरे, जो कुछ भी है उसे संभाल कर रखना। अगर सच में खतरा है तो सूक्ष्मता से काम लेना होगा। बीच में बीरबल ने पहला कदम एक मजे की चाल से उठाया जिसे सुनकर दरबार के कई लोग हंसते रहे और कुछ की आंखों में आशंका उभर आई। उन्होंने महल के आगे एक बड़ा उत्सव आयोजित करने की सलाह दी, एक ऐसा उत्सव जिसमें जिलेद्रास के कई लोग आएंगे और जहां भीड़भाड़ के बीच किसी भी चालू संदिग्ध को पकड़ना आसान रहेगा। अकबर ने सोचा कि यह सिर्फ प्रफुल्लता का बहाना है, पर बीरबल ने कहा, सरकार, भीड़ वह गिद्ध है जो किसी भी छुपी हुई चीज को सामने ला देगी। और महल ने उत्सव रचा। बाजार सज गए, रंग-बिरंगी झंडियां लहराने लगीं और दूरदराज से आते लोग अपने अपने कारनामे और दुकानों के साथ महल के गेट पर इकट्ठे हो गए। उत्सव के दिन मंसूर को भी अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का मौका मिला। वह बड़े आराम से महल में आया, पर बीरबल की नजरें लगातार उस पर थी। बीरबल ने महफिल में अचानक कहा कि वे एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि किसके कर्म वचनों से मेल खाते हैं। सबने सोचा कि यह बस एक नाटक है, पर बीरबल ने अपने साथ कुछ विशेष बुलाया। वो कुछ लोगों की सूची लाए जिनके ऊपर शक था, और उनकी चाल के साजिशी संकेत भी रखे। इसके साथ ही उन्होंने महल के किले के चारों ओर कुछ विशेष गार्ड रखवाए, नए भरे हुए और उत्सव में मिले स्वयंसेवक, जिनको मालूम था कि किसी बड़ी घटना पर उनकी पकड़ कितनी मायने रखती है। पर सबको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बीरबल ने महल के सामने एक खाली थैला रख दिया और कहा कि जो भी उस थैले में पर्याप्त सत्य के साथ कोई वस्तु डाल कर जाएगा, उसे राज्य की तरफ से इनाम मिलेगा। यह सुनकर भीड़ में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ ने सोचा यह शरारत है, जबकि कुछ ने कहा कि यह दंड और पुरस्कार का खेल है। बीच का असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब मंसूर के एक खास साथी, एक विदेशी हाथ की कड़ी जिसका नाम रहमान था, ने अचानक उत्सव के बीच थैले में कुछ डाल दिया। थैले में क्या था ये किसी को पक्का नहीं पता, पर बीरबल ने कहा कि थैले का खुलना चाहिए, जैसे किसी नाटक का पर्दा खुलता है। अकबर ने एक संकेत दिया और थैले को खोला गया। अंदर से एक पुरानी नकल निकली जिसमें विदेशी भाषाओं में कुछ संकेत लिखे गए थे। वही संकेत थे जो सीमा से आए दूत के पत्रों में मिले थे। भीड़ में हलचल मच गई और मंसूर के चेहरे पर एक तरह का सांपसा कसाव दिखा। उसने मुस्कुराकर कहा कि यह तो बस किसी पुरानी किताब का टुकड़ा है, पर बीरबल ने तुरंत उस नकल को पकड़कर दिखाया कि उसके किनारों पर वही मुहर है जो मंसूर के गहने में दिखी थी। भीड़ अब हाहाकार मचाने लगी और मंसूर के साथियों की आंखों में डर उठ खड़ा हुआ। मगर साजिशकार चालाक थे। वे जानते थे कि एक पकड़े जाने से ज्यादा खतरनाक चीज है अदालत के बाहर की कथाएं और जनता की आंखों में फैलने वाली अफवाहें। उन्होंने एक दुस्साहसिक कदम उठाया। राजा की खाने की थाली में एक ऐसा घी मिला दिया जो थोड़ी देर में पूरे महल की तबीयत बिगाड़ सकता था, ताकि विद्रोह को अंदर से अंजाम दिया जा सके। और वे चाह रहे थे कि उत्सव में भारी संख्या में लोग बेहोश हो जाएं और अराजकता फैल जाए। बीरबल ने इस योजना को किसी तरह भांप लिया। उन्होंने अगले कदम में जो किया वह पूरी बेबाकी और पराक्रमी चतुराई से भरा हुआ था। उन्होंने महल के रसोइयों से मिलकर खाना उसी तरह परोसा जैसा हर बार होता था, पर हर थाली के साथ उन्होंने एक छोटा सा नीला धागा बांध दिया, एक संकेतात्मक निशान जो सिर्फ बीरबल और उनके भरोसेमंदों को दिखाई देता था।
उसकी वजह थी कि अगर कोई थाली बदलता या फिर कोई जहरीला मसाला मिल जाता तो वही नीला धागा टूटकर दिखाई देता, एक प्रकार की सूक्ष्म पहचान प्रणाली जो भीड़ में आसानी से पकड़ी जा सकती थी। उत्सव के खाने के समय में वही हुआ जिसकी आशंका थी। कुछ लोगों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की, पर बीरबल की सूक्ष्म तैयारियां रंग लाईं। उस नीले धागे की वजह से वे जान गए कि कौन सी थाली मिलाई गई है और किसने कौन सा काम किया। उन असल तत्वों को तुरंत ही चिन्हित कर लिया गया। एक खास मोड़ तब आया जब रसोई में से एक नौकर भाग कर आया और कहा कि उसने रसोई घर में किसी संदिग्ध की हलचल देखी है। बीरबल ने उसी समय चुपके से आदेश दिया कि सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं और जो भी बाहर निकलने की कोशिश करे उसे शांत किया जाए। मंसूर और उसके साथी घिर गए, पर वे अभी भी राजकाज को उलटने के लिए कोई न कोई शरारत कर रहे थे। वे दरबार के कुछ अफसरों से पहले ही जुड़ चुके थे। बीरबल ने इन सबको सार्वजनिक रूप से सवालों के घेरे में लाना शुरू किया, पर यहाँ उनकी असली चाल दिखी। उन्होंने आरोपों को सीधे मत रखते हुए उल्टा खेल खेला। उन्होंने उन सभी अफसरों को बुलाया जिन्हें मंसूर ने दंडित करने की योजना बनाई थी और कहा कि आज राज की ओर से एक परीक्षण होगा। किसी में भी गुनाह साबित होता है तो उसका फैसला उन्हीं के सामने किया जाएगा। बीच बीच में मंसूर ने अपनी चाल तेज कर दी। उसने महल के आंगन में कुछ चकमा देकर एक छोटे से धुआं फेंका ताकि लोगों की निगाहें बंट जाएं और दोषी भाग सकें। पर बीरबल की सूझबूझ नकार न हुई। उन्होंने जनता की भीड़ में पहले से छुपे हुए कुछ विश्वसनीय लोगों को संकेत दिया और वे तुरंत ही उन रास्तों को बंद करने लगे जहां से कोई भागने की कोशिश कर सकता था। अंततः मंसूर पकड़ में आ गया, पर पकड़े जाने की असली जरूरत थी साजिश के दिमाग को बेनकाब करने की। बीरबल ने आंखों में एक नरम चमक भरी और कहा, जो हमारे दरबार को बदनाम करना चाहता है उसे सिर्फ पकड़ा ही नहीं जाएगा, उसे यही सिखाना होगा कि उसकी चालें किस कदर नाकाफी हैं। फिर बीरबल ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर हर कोई चकित रह गया। उन्होंने मंसूर को पाकर उसके सामने एक बड़ा सवाल रखा। तुम कोर्ट के सामने यह साबित करो कि तुम राज के प्रति वफादार हो और इसके लिए तुम्हें 3 रातें नहीं 3 कार्य करने होंगे जो केवल सच्चे ही कर सकते हैं। मंसूर ने कहा कि वह कुछ भी करेगा, पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि इन कार्यों में पहला काम होगा राज्य के 3 गुप्त स्थानों का ताला खोलकर अंदर रख दी हुई एक किताब निकालना। पर ये किताबें सिर्फ उन्हीं हाथों से खोली जा सकती थीं जिनके इरादे नेक हों। दूसरा काम था कि मंसूर को महल के सबसे बड़े सार्वजनिक समारोह में राजा के सामने अपनी वफादत की शपथ लेनी होगी। पर बीरबल ने कहा कि शपथ तभी सच्ची होगी जब उसे जनता की सहमति मिलती। और तीसरा काम था कि मंसूर को उन सब अफसरों से मिलकर माफी मांगनी थी जिन्हें उसने बेईमानी से दंडित करने की सोची थी। यह सुनकर भीड़ ने सोचा यह तो असंभव सा है, पर बीरबल जानता था कि जब किसी के इरादे गहरे गलत हों तो वह पहली कोशिशों में ही टूट जाता है। मंसूर ने शोर शराबा मचाकर कहा कि यह सब शक की राजनीति है, पर बीरबल ने अनकहे बयानों के साथ ही उसे समय दिया। पहले कार्य में बीरबल ने कुछ चिन्ह रखे थे। छुपी किताबें उन जगहों पर थीं जहां किसी भी भरोसेमंद नागरिक का नाम रखा गया था। मंसूर के पास कोई तरीका नहीं था इन किताबों तक पहुंचने का। जब उसने देखा कि हर ताला उसी के इनामी घड़ी की तरह खुल नहीं रहा तो उसके चेहरे पर झिझक उभर आई। दूसरे चरण में जनता के बीच शपथ लेने का समय आया। बीरबल ने जनता को समझाया कि वे उन लोगों से वफादारी मांगेंगे जो पहले अपने अपने दायित्व निभा चुके हों और जिनके कामों से जनता को लाभ पहुंचा हो। मंसूर ने भीड़ के सामने झूठे वादे किए, पर जनता ने उसे आंखों में देखकर ही ठुकरा दिया। तीसरे कार्य में जब मंसूर को अफसरों के सम्मुख खड़ा होना पड़ा तो वे लोग जो पहले उसके साथ थे अब उस पर सवाल करने लगे। किसी ने बताया कि उसने कितना व्यापार छीन लिया था, किसी ने कहा कि उसने नायकों को बदनाम किया था
और कुछ ने कहा कि वह लगातार बाहरी हमारे साथ गुप्त मेल में लगा रहा है। मंसूर की सारी चालें धीरे धीरे खुलने लगीं। अंततः जब सच की परतें खुलने लगीं और मंसूर के इरादे बेनकाब हुए तो उसने एक आखिरी कूद लगाई। वह दरबार में एक छिपा हुआ संदेश कागज निकाला और बोला कि अगर उसे दंड आया तो कुछ और शहरों में विद्रोह फैल जाएगा। यह एक तरह की धमकी थी, पर बीरबल ने अपने सूझबूझ से उस धमकी को भी पलट दिया। उन्होंने तुरंत उन शहरों के प्रमुख नागरिकों को संदेश भेजा कि वे सतर्क रहें और जनता को शांत रखें। उन्होंने सबको समझाया कि कोई भी उथल-पुथल सरकार के काम में बाधा डाल सकती है, पर अगर जनता संगठित रहे और न्याय का भरोसा बनाए रखे तो किसी भी षड्यंत्र की जड़ काटी जा सकती है। बीच में जहां मंसूर की साजिश बिखर रही थी, वहीं बीरबल ने अपनी अंतिम चाल चल दी। उन्होंने मंसूर को सार्वजनिक रूप से बिना किसी कठोर सजा के, मगर शर्मिंदगी के साथ समाज के सामने प्रस्तुत कराया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी महत्वाकांक्षा की आग में राज्य की भलाई को जलाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने कर्मों का हिसाब देना चाहिए। मंसूर को उसी दिन कुछ ऐसे सार्वजनिक कार्यों में लगाया गया जिनमें उसे जनता के सामने अपनी गलती समझानी पड़ी। वह स्कूलों में पढ़ाने की जिम्मेदारी, सार्वजनिक चबूतरों की मरम्मत और उन परिवारों की मदद करना जहां उसकी योजनाओं से किसी तरह की हानि पहुंची थी। यह दंड न केवल उसे शर्मिंदा कर गया बल्कि जनता को भी यह संदेश दिया कि सत्ता के साथ छल नहीं चलेगा, और साथ ही यह भी सिखाया गया कि सुधार की राह खुले दिल से ली जानी चाहिए। समय के साथ जब लोग शांति की राह पर लौटे और साजिश के सब निशान मिटने लगे, अकबर ने बीरबल की ओर देखा और धीमे से कहा, बीरे, तूने आज केवल मेरे राज्य को बचाया ही नहीं, तूने यह भी दिखाया कि दौलत और शक्ति का असली उपाय न्याय और समझ है। बीरबल ने नर्म मुस्कान के साथ कहा, सरकार, जिनकी नियत नेक हो उन्हें मुश्किल कभी भयभीत नहीं कर सकती, जिनकी नियत दुष्ट हो उन्हें सार्वजनिक परख भी नजर आती है। और इस प्रकार बीरबल की सूझबूझ और चालाकी ने सिर्फ एक योजनाबद्ध झटका ही नहीं रोका, बल्कि राज्य के दिलोदिमाग में भी एक नई समझ पैदा कर दी कि शक्ति ही सब कुछ नहीं, बुद्धि, समय और जनता का भरोसा भी उसी तरह आवश्यक है। उस दिन के बाद महल में कई नियम बदले, न केवल सुरक्षा के बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं के भी। अकबर ने लोगों की आवाज सुनने के लिए नए चैनल बनाए, किसी भी अफवाह के फैलने पर तुरंत तथ्य जांचने का आदेश दिया गया, और जिसने भी जनता की भलाई के लिए कदम उठाया उसे पुरस्कृत किया गया। मंसूर, वह धीरे धीरे समझा, बदला और फिर उसके लिए एक नया जीवन बना, पर उसकी कोशिशें उसकी पुरानी महत्वाकांक्षा की छाया से पूरी तरह मुक्त न हुईं। बीरबल ने अकबर से हमेशा कहा कि सजा और माफी दोनों की जगह परख और सुधार आवश्यक है, और आज की घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी बादशाहत की असली रक्षा उसकी बुद्धिमत्ता और जनता के साथ उसका रिश्ता है, न कि पहचान प्रणाली जो भीड़ में आसानी से पकड़ी जा सकती थी। उत्सव के खाने के समय में वही हुआ जिसकी आशंका थी। कुछ लोगों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की, पर बीरबल की सूक्ष्म तैयारियां रंग लाईं। उस नीले धागे की वजह से वे जान गए कि कौन सी थाली मिलाई गई है और किसने कौन सा काम किया। उन असल तत्वों को तुरंत ही चिन्हित कर लिया गया। एक खास मोड़ तब आया जब रसोई में से एक नौकर भाग कर आया और कहा कि उसने रसोई घर में किसी संदिग्ध की हलचल देखी है। बीरबल ने उसी समय चुपके से आदेश दिया कि सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं और जो भी बाहर निकलने की कोशिश करे उसे शांत किया जाए। मंसूर और उसके साथी घिर गए, पर वे अभी भी राजकाज को उलटने के लिए कोई न कोई शरारत कर रहे थे। वे दरबार के कुछ अफसरों से पहले ही जुड़ चुके थे। बीरबल ने इन सबको सार्वजनिक रूप से सवालों के घेरे में लाना शुरू किया, पर यहाँ उनकी असली चाल दिखी। उन्होंने आरोपों को सीधे मत रखते हुए उल्टा खेल खेला। उन्होंने उन सभी अफसरों को बुलाया जिन्हें मंसूर ने दंडित करने की योजना बनाई थी, और कहा कि आज राज की ओर से एक परीक्षण होगा,
किसी में भी गुनाह साबित होता है तो उसका फैसला उन्हीं के सामने किया जाएगा। बीच बीच में मंसूर ने अपनी चाल तेज कर दी। उसने महल के आंगन में कुछ चकमा देकर एक छोटे से धुआं फेंका ताकि लोगों की निगाहें बंट जाएं और दोषी भाग सकें। पर बीरबल की सूझबूझ नकार न हुई। उन्होंने जनता की भीड़ में पहले से छुपे हुए कुछ विश्वसनीय लोगों को संकेत दिया और वे तुरंत ही उन रास्तों को बंद करने लगे जहां से कोई भागने की कोशिश कर सकता था। अंततः मंसूर पकड़ में आ गया, पर पकड़े जाने की असली जरूरत थी साजिश के दिमाग को बेनकाब करने की। बीरबल ने आंखों में एक नरम चमक भरी और कहा, जो हमारे दरबार को बदनाम करना चाहता है उसे सिर्फ पकड़ा ही नहीं जाएगा, उसे यही सिखाना होगा कि उसकी चालें किस कदर नाकाफी हैं। फिर बीरबल ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर हर कोई चकित रह गया। उन्होंने मंसूर को पाकर उसके सामने एक बड़ा सवाल रखा, तुम कोर्ट के सामने यह साबित करो कि तुम राज के प्रति वफादार हो और इसके लिए तुम्हें 3 रातें नहीं 3 कार्य करने होंगे जो केवल सच्चे ही कर सकते हैं। मंसूर ने कहा कि वह कुछ भी करेगा, पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि इन कार्यों में पहला काम होगा राज्य के 3 गुप्त स्थानों का ताला खोलकर अंदर रख दी हुई एक किताब निकालना। पर ये किताबें सिर्फ उन्हीं हाथों से खोली जा सकती थीं जिनके इरादे नेक हों। दूसरा काम था कि मंसूर को महल के सबसे बड़े सार्वजनिक समारोह में राजा के सामने अपनी वफादत की शपथ लेनी होगी, पर बीरबल ने कहा कि शपथ तभी सच्ची होगी जब उसे जनता की सहमति मिलती। और तीसरा काम था कि मंसूर को उन सब अफसरों से मिलकर माफी मांगनी थी जिन्हें उसने बेईमानी से दंडित करने की सोची थी। यह सुनकर भीड़ ने सोचा यह तो असंभव सा है, पर बीरबल जानता था कि जब किसी के इरादे गहरे गलत हों तो वह पहली कोशिशों में ही टूट जाता है। मंसूर ने शोर शराबा मचाकर कहा कि यह सब शक की राजनीति है, पर बीरबल ने अनकहे बयानों के साथ ही उसे समय दिया। पहले कार्य में बीरबल ने कुछ चिन्ह रखे थे। छुपी किताबें उन जगहों पर थीं जहां किसी भी भरोसेमंद नागरिक का नाम रखा गया था। मंसूर के पास कोई तरीका नहीं था इन किताबों तक पहुंचने का। जब उसने देखा कि हर ताला उसी के इनामी घड़ी की तरह खुल नहीं रहा तो उसके चेहरे पर झिझक उभर आई। दूसरे चरण में जनता के बीच शपथ लेने का समय आया। बीरबल ने जनता को समझाया कि वे उन लोगों से वफादारी मांगेंगे जो पहले अपने अपने दायित्व निभा चुके हों और जिनके कामों से जनता को लाभ पहुंचा हो। मंसूर ने भीड़ के सामने झूठे वादे किए, पर जनता ने उसे आंखों में देखकर ही ठुकरा दिया। तीसरे कार्य में जब मंसूर को अफसरों के सम्मुख खड़ा होना पड़ा तो वे लोग जो पहले उसके साथ थे अब उस पर सवाल करने लगे। किसी ने बताया कि उसने कितना व्यापार छीन लिया था, किसी ने कहा कि उसने नायकों को बदनाम किया था और कुछ ने कहा कि वह लगातार बाहरी हमारे साथ गुप्त मेल में लगा रहा है। मंसूर की सारी चालें धीरे धीरे खुलने लगीं। अंततः जब सच की परतें खुलने लगीं और मंसूर के इरादे बेनकाब हुए तो उसने एक आखिरी कूद लगाई। वह दरबार में एक छिपा हुआ संदेश कागज निकाला और बोला कि अगर उसे दंड आया तो कुछ और शहरों में विद्रोह फैल जाएगा। यह एक तरह की धमकी थी, पर बीरबल ने अपने सूझबूझ से उस धमकी को भी पलट दिया। उन्होंने तुरंत उन शहरों के प्रमुख नागरिकों को संदेश भेजा कि वे सतर्क रहें और जनता को शांत रखें। उन्होंने सबको समझाया कि कोई भी उथल-पुथल सरकार के काम में बाधा डाल सकती है, पर अगर जनता संगठित रहे और न्याय का भरोसा बनाए रखे तो किसी भी षड्यंत्र की जड़ काटी जा सकती है। बीच में जहां मंसूर की साजिश बिखर रही थी, वहीं बीरबल ने अपनी अंतिम चाल चल दी। उन्होंने मंसूर को सार्वजनिक रूप से बिना किसी कठोर सजा के मगर शर्मिंदगी के साथ समाज के सामने प्रस्तुत कराया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी महत्वाकांक्षा की आग में राज्य की भलाई को जलाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने कर्मों का हिसाब देना चाहिए। मंसूर को उसी दिन कुछ ऐसे सार्वजनिक कार्यों में लगाया गया जिनमें उसे जनता के सामने अपनी गलती समझानी पड़ी। वह स्कूलों में पढ़ाने की जिम्मेदारी, सार्वजनिक चबूतरों की मरम्मत
और उन परिवारों की मदद करना जहां उसकी योजनाओं से किसी तरह की हानि पहुंची थी। यह दंड न केवल उसे शर्मिंदा कर गया बल्कि जनता को भी यह संदेश दिया कि सत्ता के साथ छल नहीं चलेगा, और साथ ही यह भी सिखाया गया कि सुधार की राह खुले दिल से ली जानी चाहिए। समय के साथ जब लोग शांति की राह पर लौटे और साजिश के सब निशान मिटने लगे, अकबर ने बीरबल की ओर देखा और धीमे से कहा, बीरे, तूने आज केवल मेरे राज्य को बचाया ही नहीं, तूने यह भी दिखाया कि दौलत और शक्ति का असली उपाय न्याय और समझ है। बीरबल ने नर्म मुस्कान के साथ कहा, सरकार, जिनकी नियत नेक हो उन्हें मुश्किल कभी भयभीत नहीं कर सकती, जिनकी नियत दुष्ट हो उन्हें सार्वजनिक परख भी नजर आती है। और इस प्रकार बीरबल की सूझबूझ और चालाकी ने सिर्फ एक योजनाबद्ध झटका ही नहीं रोका, बल्कि राज्य के दिलोदिमाग में भी एक नई समझ पैदा कर दी कि शक्ति ही सब कुछ नहीं, बुद्धि, समय और जनता का भरोसा भी उसी तरह आवश्यक है। उस दिन के बाद महल में कई नियम बदले, न केवल सुरक्षा के बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं के भी। अकबर ने लोगों की आवाज सुनने के लिए नए चैनल बनाए, किसी भी अफवाह के फैलने पर तुरंत तथ्य जांचने का आदेश दिया गया, और जिसने भी जनता की भलाई के लिए कदम उठाया उसे पुरस्कृत किया गया। मंसूर, वह धीरे धीरे समझा, बदला और फिर उसके लिए एक नया जीवन बना, पर उसकी कोशिशें उसकी पुरानी महत्वाकांक्षा की छाया से पूरी तरह मुक्त न हुईं। बीरबल ने अकबर से हमेशा कहा कि सजा और माफी दोनों की जगह परख और सुधार आवश्यक है, और आज की घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी बादशाहत की असली रक्षा उसकी बुद्धिमत्ता और जनता के साथ उसका रिश्ता है, न कि सिर्फ तलवारों और किले की दीवारों से। इस कहानी का अंत इस तरह हुआ कि बीरबल की चालाकी ने न केवल शत्रु की चाल को नाकाम किया, बल्कि उसने राज्य में एक ऐसा भरोसा पैदा किया जो कई पीढ़ियों तक अमल में रहा। आप जब भी इतिहास की उन परियों सी बातों को याद करेंगे तो यह किस्सा भी साथ आएगा कि कैसे एक चतुर सलाहकार की सूझबूझ, उसकी मेलजोल की रचनात्मकता और उसका धैर्य पूरी बादशाहत को बचा सकता है। आप कल्पना कीजिए कि वह सुबह कितनी शांत और भारी थी। महल की दीवारें अपनी पुरानी कहानियां गाहे फुसफुसा रही थीं और हवा में किसी बड़े खुलासे की गूंज थी। अकबर के दरबार में अक्सर बातों का कम पर मतलबों का भारी सिलसिला चलता था, पर उस दिन कुछ और ही था। लोग चुप थे, चेहरे पर वह वहम जो केवल तब आता है जब किसी बड़ी सच्चाई के सामने झूठ की परतें उखड़ने वाली हों। बीरबल का चेहरा हमेशा की तरह शांत था, पर आज उसकी आंखों में सरगम सी झिलमिल थी, जैसे वह किसी पहेली का सिरा पकड़ चुका हो और किसी पल में पूरे कत्ते का खुलासा करने वाला हो। कहानी उस जद्दोजहद की है जिसे बीरबल ने दरबार के बीच खोल कर रख दिया, एक झूठ जिसका दायरा महल की दीवारों के भीतर से कहीं आगे था। यह झूठ कोई छोटी सी चाल, कोई तामझाम या कोई विदेशी संदेश नहीं था। यह एक ऐसा विश्वास था जिसे वर्षों से सभी लोग सच मानते आए थे। राज्य की असलियत, उसके रीति रिवाज और लोगों की सोच को आकार देने वाला वह आधार जिसमें हर कोई चैन से जी रहा था। बीरबल ने उसे धीरे धीरे खोलना शुरू किया, पहले संकेतों से, फिर सवालों से, और अंत में ऐसी चाल से कि दरबार न केवल चौंका बल्कि हिल गया। वह झूठ कहाँ से पनपा था, यह जानने के लिए बीरबल ने कुछ पुरानी फाइलें उठाईं। उन कागजों में पुराने फरमान, रॉयल ऑर्डर और कुछ ऐसे निर्णय दबे थे जिन पर कभी सवाल नहीं उठे। कोई बताने वाला नहीं था, और यही बात बीरबल को आतुर कर रही थी। उसे पता था कि झूठ का असली पूत उसकी चुप्पी है। जो लोग उस पर सवाल नहीं उठाते, वह झूठ और मजबूत होता जाता है। बीरबल ने पहली बार उस पर सवाल तब उठाया जब एक किसान आया और उसके खेतों का बंटवारा लेकर दरबार में गिड़गिड़ाया। उसकी बात सुनने के बाद बीरबल ने सोचा कि क्या यह केवल किसान का केस है या कहीं कुछ और है जो बड़े बूते पर टिके नियमों को चुनौती दे रहा है। किसान की दास्तान ने बीरबल को एक और रहस्य तक पहुंचाया, राज्य के कर संग्रह की पुस्तिकाएं,
जिनमें कुछ खातों को बार बार मिटा दिया गया था, कुछ को अफसर सुधार नाम देकर तहखाने में रख दिया गया था। बीरबल ने महसूस किया कि गांवों की सच्चाई और महल की कथाएं अलग थीं। महल के अकाओं में तो सब ठीक था, खजाने में संशय नहीं, कानून की गति सुगम। पर बाहर जहां असल जीवन चलता था, वहां लोग भूख, कर्ज और भ्रष्टाचार के बीच जूझ रहे थे। यह अंतर बीरबल के लिए असह्य था। उसने सीधा सवाल उठाया, क्या वही प्रक्रिया जिससे हम खुद को न्याय कहते हैं, वही उन पर लागू होती है जो हमारे साये से भी नीचे हैं? इस तरह की बात दरबार में उठाते ही कुछ लोगों की रगों में उबाल आ गया। कुछ ने कहा, यह सब सामान्य प्रशासनिक कठिनाई है, पर बीरबल जानता था कि यह कोई सामान्य बात नहीं, यह कोई ऐसा घिसापीटा झूठ था जिसे राज समर्थन देकर इतिहास का वैधता दे चुका था। बीच में बीरबल ने एक चाल चली। उसने दरबार के कुछ मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे उस किसान के मामले की जांच स्वयं करें। वह जानता था कि जब आप ताकतवरों को उनकी ही सामर्थ्य के सामने लाते हैं तो वे अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। मंत्रियों ने घमंड में वह काम लिया और बहस बड़ी गरमाई, वही बहाने और वही पुरानी बातें। पर बीरबल ने दरबार में कुछ और खोल दिया, एक पुरानी रिपोर्ट जिस पर साफ लिखा था कि क्या कारण था कि कुछ जमीनें अनौपचारिक रूप से अघोषित करार कर दी गईं और किसे फायदा हुआ। रिपोर्ट में नाम थे, पर नामों के साथ चिन्ह थे, परिवार, भूमि राजस्व, 60 गांठ और कुछ दफा ऐसे जहां फर्जी दस्तावेजों की नकलें जमा थीं। बीरबल ने उसे सार्वजनिक किया। अकबर ने तब पहली बार उस रिपोर्ट को देखा। उसने महसूस किया कि उसके दरबार में कुछ ऐसी परतें बैठी हैं जिन्हें केवल कटते हुए ही उजागर किया जा सकता है। पर बीरबल ने सिर्फ रिपोर्ट दिखाने भर से चक्कर नहीं छोड़ा। उसने जनता के सामने निर्णय की प्रक्रिया को भी खोल दिया। वह दिखाना चाहता था कि किस तरह नीतियां बनती हैं, किस तरह से कुछ नामों को रिकॉर्ड से हटाया जाता है और कैसे जमींदारों और अफसरों के बीच की गुप्त डील्स आम आदमी की मजबूरी बन जाती हैं। उसने एक दर एक कदम उठाते हुए साक्ष्यों को मंच पर रखा, कई दस्तावेज, गवाह और उन जगहों के प्रमाण जहां जमीनें बेची गईं या हस्तांतरित की गईं। एक समय ऐसा आया जब दरबार में कई लोगों की आवाजें एकदम से ठंडी पड़ गईं, क्योंकि उनके नाम और उनके काम अब सार्वजनिक रूप से साबित हो चुके थे। जब बीरबल ने अखबार की तरह उन कागजों को पढ़कर सुनाया तो बार बार वही सवाल उठे, क्यों? और बीरबल ने बताया कि यह सब क्यों हुआ। कुछ योजनाएं वफादारी के बदले दी गईं, कुछ भूमि राजस्व से मुक्त करार कर दी गई ताकि कुछ शक्तिशाली घराना और संपन्न बन सके, और कुछ मामलों में तो स्पष्ट भ्रष्टाचार ने नियमों का चेहरा बदल दिया। इसका असर भीषण था। गांवों में लोग भूखे थे, सैनिकों की तनख्वाहें अटक गई थीं और खजाने की प्रवाह में गड़बड़ी थी। बीरबल ने कहा कि इन सब झूठों का सबसे बड़ा असर यह है कि वे सत्य का रूप धर लेते हैं। लोग मानने लगते हैं कि यही ढर्रा ठीक है, यही नियमानुसार है, और तब कोई प्रश्न उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। यही तो वह सबसे बड़ा झूठ था कि हमारा शासन न्यायपूर्ण है, जबकि सच्चाई उसके बहुत दूर थी। दरबार में कुछ लोगों ने तो खुले तौर पर बीरबल को धमकी दे दी कि वह चिल्लाहट बंद करे। पर बीरबल ने उस समय जो किया वह दरबार के इतिहास में दर्ज हो गया। उसने कहा कि अगर एक झूठ इतना बड़ा है कि यह राज्य की नींव हिला रहा है तो उसे मात्र मजबूती से नहीं चीरना चाहिए, पर उसे धीरे धीरे ऐसे उजागर करना चाहिए कि लोग समझें, सीखें और सुधार कर सकें। उसने सुझाव दिया कि एक सार्वजनिक सुनवाई हो जहां सभी पक्षों की बात सुनी जाए, जिनके नाम दस्तावेजों में हैं और जिनका जीवन प्रभावित हुआ है। अकबर ने, जो बीरबल पर भरोसा करते थे, इस सुझाव को मंजूरी दे दी। यह सुनकर कुछ मंत्रियों के चेहरे पर कटुता उभरी, पर जनता के बीच एक उम्मीद की किरण भी चमकी। सुनवाई के दिन लोगों की भीड़ महल के बाहर जमा हो गई। गांवों से आए लोगों के चेहरे थके और उम्मीदों भरे थे।
बीरबल ने कहा कि यह समय केवल उन झूठों को बेनकाब करने का नहीं, बल्कि न्याय की प्रक्रिया को खुद नए सिरे से परिभाषित करने का है। उसने आहिस्ता आहिस्ता उन सब दस्तावेजों को पढ़ा और समझाया किस तरह कुछ नियमों को वैध ठहराकर अनैतिक कार्यों को न्याय का रूप दे दिया गया। उसने बातों को इस तरह रखा कि सुनने वाला हर व्यक्ति समझ सके कि कैसे एक छोटे से निर्णय ने बड़े समाज पर असर डाला। अकबर की आंखों में गहराई और भी बढ़ गई। वह देख रहे थे कि क्या उनकी नीतियां अतीत के दबावों में फंसी हुई थीं या वे वास्तविक परिवर्तन करके अपने राज्य को बेहतर बना सकते हैं। सुनवाई के बीच कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जिन्हें बीरबल ने जानबूझकर बुलाया था। एक वृद्ध महिला जिसने अपनी जमीन खो दी थी, एक युवा जो मजदूरी के बिना भटक रहा था, और एक शिक्षक जिसने गांव में बच्चों को पढ़ाने के बावजूद सरकारी सहायता न मिलने का दर्द बयां किया। उनके शब्द सच्चे थे और दरबार में बैठे उच्च अधिकारियों के चेहरे टूट गए। कुछ ने क्रंदन कर अपने किए स्वीकार कर लिए, कुछ ने बहाने किए, पर सबसे अहम बात यह थी कि जनता के सामने पर्दे गिरने लगे। बीरबल ने हर बार मद्देनजर सवाल किया, आपने ऐसा क्यों किया? और जब जवाब मिला कि किसी ने मुझसे कहा था या यह हमेशा से होता आया है, तो बीरबल ने ठंडी सी धड़कन के साथ कहा, क्या यह हमेशा का मतलब है कि यह सही भी है? दरबार में अब वही संकल्प आया। यह झूठ जितना बड़ा था उतनी ही गहरी जड़ें उसने जमा रखी थीं। बीरबल ने सुझाव दिया कि न केवल दोषियों को दंड दिया जाए, बल्कि उन नीतियों का भी पुनर्मूल्यांकन किया जाए जिनके कारण यह व्यवस्था चली आई थी। उसने कहा कि अगर आप सिर्फ सिर काटेंगे पर जड़ नहीं उखाड़ेंगे तो वही झूठ फिर जन्म लेगा। अकबर ने गंभीरता से यह कहा कि वे अदालत की एक स्थायी समिति बनाएंगे जो इन मामलों की निगरानी करेगी और जिन लोगों ने अनियमितताएं की हैं, उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि खोई हुई जमीनों और नागरिकों को मुआवजा दिया जाएगा और कर प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाएगा। यह घोषणा सुनकर महल में और बाहर दोनों जगह हलचल मची। कईयों ने खुशी से सर हिलाया और कईयों की आंखों में डर और क्रोध के भाव उभर गए। पर बीरबल की सच्ची चाल अभी बाकी थी। उसने महसूस किया कि केवल नियम बदलने भर से काम नहीं चलेगा, लोगों का मन बदलना भी जरूरी था। इसलिए उसने एक योजना बनाई जिसमें शिक्षा, जागरूकता और स्थानीय निगरानी को मुख्य रखा गया। उसने सुझाव दिया कि गांवों में लोकसभा के समान छोटे सत्र हों, जहां स्थानीय विषयों पर खुलकर चर्चा हो और जहां ग्राम सभाओं को अधिकार मिले कि वे अपने मामलों को न्यायोचित तरीके से संभालें। उसने कहा कि जब लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार होगा और जब बड़े लोग भी जनता के सामने अपनी जवाबदेही निभाएंगे तो झूठों को पनाह नहीं मिलेगी। अकबर ने उसकी बात सुनी और आदेश दिए कि वह योजना लागू की जाए। धीरे धीरे उस झूठ, जिसने दशकों से लोगों की जिंदगियों पर शिकंजा कसा था, का दायरा सिकुड़ने लगा। समय के साथ कई परिवर्तन आए। जमींदारों की पहली प्रतिक्रिया तीखी रही, उन्होंने विरोध किया, पर जब राज्य ने कट ऑफ तंत्र और पारदर्शिता लागू की तो कुछ ने समझौता कर लिया। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए और कुछ वरिष्ठों ने इस्तीफा देना पड़ा। सबसे अहम बात यह थी कि उन लोगों की जमीनें वापस कर दी गईं जिन्हें धोखे से छीना गया था। बच्चों के लिए स्कूल बढ़े और गांवों में छोटे छोटे कामों के लिए सब्सिडी और कोर्स चलने लगे ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। इन बदलावों का असर धीरे धीरे दिखने लगा। किसानों के चेहरे पर कुछ राहत आई, बाजारों में कारोबार लौटने लगा और शासन पर जनता का भरोसा फिर से उभरने लगा। पर बीरबल ने यह भी सिखाया कि सच्चाई की रक्षा करना केवल कानूनों का कार्य नहीं है, यह नैतिकता और संजीदगी का भी कार्य है। उसने अकबर को कई बार याद दिलाया कि सत्ता के पास जो ताकत है, उसका प्रयोग हमेशा जनता के हित में होना चाहिए, न कि कुछ विशेष लोगों के हित में। बीरबल की बारीक समझ ने अकबर को भी बदल दिया। वह और अधिक सजग हुआ।
और उसने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को रखा। बीरबल का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उसने केवल झूठ का पर्दाफाश नहीं किया, उसने रास्ता दिखाया कि कैसे उस झूठ को जड़ से उखाड़ा जाए और कैसे समाज को फिर से सच्चाई के आधार पर खड़ा किया जाए। एक दिन जब बीरबल और अकबर घोड़े पर सवार होकर उसी गांव की तरफ निकले जहां से यह सब शुरू हुआ था, उन्होंने देखा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाओं की छोटी छोटी दुकानें खुली हैं और कुछ युवाओं ने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई थी। उन चेहरों पर अब थकान थी पर उम्मीद भी थी, कुछ जो पहले असंभव लगता था अब संभव दिख रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहने लगे, बीरे, आज तुमने दरबार में जो सबसे बड़ा झूठ खोला, उसने हमें दर्द दिया पर साथ ही हमें वह सब दिखाया जो हमने सुधारना है। बीरबल सिर्फ मुस्कुराया और कहा, सरकार, सच्चाई हमेशा सरल नहीं होती, पर यदि आप उसे स्वीकार कर लें और उस पर काम करें तो वह सामर्थ्यशाली बन जाती है। कहानी का यह अंश इस प्रकार खत्म नहीं होता कि झूठ बिल्कुल मिट गया, क्योंकि कोई भी व्यवस्था पूरी तरह कभी बदल नहीं पाती। पर बीरबल ने दिखा दिया कि सबसे बड़ा झूठ भी तब तक टिकता है जब तक उसे चुनौती नहीं दी जाती। उसने अकबर और उसकी बादशाहत को यह सिखाया कि सच्चाई का रक्षण करना निरंतर प्रयास मांगता है, कभी यह कानूनों से, कभी शिक्षा से और सबसे ज्यादा जनभागीदारी से होता है। बीरबल ने सिर्फ खुलासा नहीं किया, उसने सुधार का बीजारोपण भी किया, और यही उसकी असली चालाकी थी। जहां वह झूठ को निपटाता था, वहां वह नए नियम और नई सोच भी साझा करता था ताकि आने वाली पीढ़ियां वही भूल न दोहराए। दरबार में जो दिन वह खुलासा हुआ, वह एक प्रकार का महोत्सव बन गया, न ही खुशी का और न ही मातम का। वह एक जागृति का दिन था जिसमें लोगों ने अपने आप से वादा किया कि वे अब रेखांकित करेंगे कि कौन सा निर्णय न्याय के अनुकूल है और कौन सा सिर्फ सुविधा के लिए अपनाया गया है। बीरबल की सूझबूझ ने यह दिखाया कि बुद्धि केवल मजाक या प्रस्ताव देने की चीज नहीं है, यह वह मशाल है जो अंधेरे में सबको सही रास्ता दिखाती है। और यहाँ तक कि जब झूठ कितना भी बड़ा हो, तब भी एक समझदार सलाहकार और एक इच्छुक शासक मिलकर उसे उजागर कर सकते हैं और उसकी जड़ें उखाड़कर फिर नया जीवन दे सकते हैं, एक ऐसा जीवन जो सत्य, न्याय और इंसानियत की नींव पर खड़ा हो।